नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी शिक्षा पे आपका स्वागत है। पहले इसका नाम ज्ञानधारा था, अब मैंने इसका नाम बदल करके हिंदी शिक्षा कर दिया है, क्योंकि ज्ञानधारा नाम से बहुत सारे चैनल थे। अब आप लोगों को सर्च करना हो तो हिंदी शिक्षा करें, हिंदी शिक्षा के नाम से। और हिंदी से ही मैंने ये चैनल शुरू किया था, तो हिंदी शिक्षा ही इसका ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर नाम रहेगा, इसलिए मैंने हिंदी शिक्षा कर दिया है। अब कैसे आप लोग और कैसे आपकी तैयारी चल रही है? आई होप कि अच्छी ही चल रही होगी। और इसी क्रम में मैंने हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य और शिक्षण अभिरुचि को शुरू किया हुआ है। तो अब आज मैंने शॉर्ट वीडियो में हिंदी विराम चिन्हों को पढ़ाया था, तो मैं इसकी डिटेल वीडियो आज आपको डिटेल में इसको बताऊंगी। तो विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, शॉर्ट में तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो आपने देख ली होगी, आई होप, मुझे आशा है ऐसी। अगर ना देखी हो तो देख लेना, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं बहुत अच्छी से अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँ। तो आज विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है और कैसे होता है ये आपको बताऊंगी। तो पहला था पूर्ण विराम। इसका प्रयोग वाक्य की समाप्ति पे, जब हम कोई वाक्य समाप्त करते हैं उसकी समाप्ति पे लिखा जाता है कि पूर्ण विराम, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। जैसे वाक्य हुआ वह घर गया, और कहते हैं पूर्ण विराम लिखो। तो पूर्ण विराम को कई लोग ऐसे लिख देते हैं, ऐसे मैंने देखा कई बारी, ये गलत होता है, ये रॉन्ग है, तो ये नीचे से इतना और ऊपर को छूट जाना चाहिए, इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, यही सही होगा। दूसरा होता है अर्ध विराम, जहाँ वाक्य के बीच में थोड़ा रुकना पड़े, जैसे हम बोलते बोलते किसी वाक्य के बीच में थोड़ा सा जहाँ रुकना पड़े तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे फलों में आम सर्वश्रेष्ठ है, मतलब अब देखो थोड़ा सा रुकना पड़ा ना, फलों में आम सर्वश्रेष्ठ है किंतु मीठे फल कई हैं, मतलब सबसे मीठा फल आम है परंतु किंतु मीठे फल कई हैं। तो है में थोड़ा, मतलब पूरा नहीं रुके, थोड़ा सा रुके, तो वहाँ अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला होता है अल्प विराम। अल्प विराम में अर्ध विराम से कम रुकना पड़ता है, थोड़ा सा, जैसे जहाँ दो शब्द दिए हैं और उनके बीच में रुकना पड़े, जैसे राम और श्याम, और न लिख करके हमने उनके बीच में क्या कर दिया, अल्प विराम लगा दिया है। जैसे 6 7, अगर हम 6 7 सीधे लिखेंगे तो वो 67 हो जाएगा, तो उसके बीच में अल्प विराम लगा करके हमने इसको अलग कर दिया, 6 7 8 9 10 कर दिया। अब इसको तो अल्प विराम का प्रयोग थोड़ा सा रुकने के लिए किया जाता है। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने के लिए कि जैसे हमने किसी से पूछा आप कहाँ गए थे, आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, तो उसके पीछे से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क इसको बोलते हैं। अगला है विस्मय बोधक, जहाँ पे आश्चर्य होता है, विस्मय, हाँ, हम कोई सूचना या कोई घटना अचानक से सुनते हैं तो हमें एकदम से आश्चर्य होता है, या कोई अफसोस जताने के लिए, या कोई घृणा किसी से हो, ओहो कितना गंदा है, छी कितना गंदा है, तो इस शब्दों के लिए विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से होता है, एक डंडी और जिसके नीचे एक बिंदु लगा होता है। जैसे वाह क्या बात है, अरे ये क्या कर दिया, छी छी कितना गंदा है, हे राम, जैसे इन शब्दों के पीछे विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला होता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह कैसे होते हैं, तो जैसे उद्धरण चिन्ह किसी की बात को ज्यों का त्यों, जैसे महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परम धर्म है, या जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भी, जो किसी की बात को ज्यों का त्यों हमने कहना होता है, तो इस प्रकार से उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। ये दो वाला उद्धरण चिन्ह और एक वाला उद्धरण चिन्ह में अंतर समझ जाना कि जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों कहते हैं तो ये 2 वाला उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, 1 2, और ऊपर नीचे की ओर ये ऐसे झुके हुए जहाँ से शुरू करते हैं, और जब खत्म होता है तो ऊपर की ओर झुके हुए, इस तरह के उद्धरण चिन्ह इनको कहा जाता है। जैसे रमेश ने कहा सदा सत्य बोलना चाहिए, कि हमने नहीं कहा, रमेश ने कहा, जैसे हमने नहीं कहा, महात्मा गांधी ने कहा अहिंसा परम धर्म है, मतलब उनके वचनों को हमने
ज्यों का त्यों कहा, तो दो वाले उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। परंतु किसी बात पर, किसी शब्द पर अगर जोर देना हो, मतलब पूरी हम एक वाक्य लिख रहे हैं या एक कहानी लिख रहे हैं, चैप्टर लिख रहे हैं, और किसी बात पे जोर देना हो तो तब एक उद्धरण चिन्ह लगाया जाता है, एक जहाँ से शुरू करते हैं नीचे की ओर झुका हुआ और ये ऊपर की ओर। जैसे रामचरितमानस एक अनुपम कृति है, तो रामचरितमानस को हमने विशेष दिखाने के लिए तो उस पर उद्धरण चिन्ह लगाए जाते हैं। 2 और 1 में ये अंतर है कि 2 जब हम किसी की बात को ज्यों का त्यों कहते हैं, किसी की भी बात को हम उसके कहे शब्दों को कहते हैं तो 2 वाले लगाए जाते हैं, और किसी शब्द पर जोर देने के लिए फिर 1 वाले लगाए जाते हैं। अगला होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह जो 2 जोड़ों के बीच में लगाया जाता है उसको योजक चिन्ह कहते हैं। 2 जोड़ों, जैसे लाभ हानि, इसके बीच में लगा, लाभ और हानि नहीं लिखा हमने, इसके बीच में योजक चिन्ह। सुख और दुख, माता और पिता, जो जोड़ेदार शब्दों के बीच में लगाया जाता है उसको योजक चिन्ह कहा जाता है, जो ये इस प्रकार से। अगला है 8वां है निर्देशक चिन्ह। निर्देश देने के लिए, निर्देशक का अर्थ शब्द इसी से पता चल रहा है, निर्देश देने के लिए जैसे संवादों को लिखने में प्रयोग होता है कि उसने ऐसा कहा, जैसे सुरेश, अब हमने ये तो नहीं लिखा सुरेश ने ऐसा कहा, इसके बीच में हमने अगर ये निर्देशक चिन्ह लगा दिया तो इसका मतलब सुरेश कह रहा है तुम कहाँ थे, किसको कह रहा है, जैसे किसी संवादों में, जैसे नाटक के संवादों में, कहानी के जो संवाद होते हैं उसमें इस प्रकार के निर्देशक चिन्ह लगाए जाते हैं, नाटक के ज़्यादातर संवादों में इस प्रकार के। तो सुरेश तुम कहाँ थे, रमेश मैं तो घर पर ही था। तो जो ये बीच में ये नहीं लिखा हमने कि सुरेश ने कहा तुम कहाँ थे, कहा नहीं लिखा, निर्देशक चिन्ह लगा दिया, तो इसका मतलब ये कह रहा है, इसको बोलते हैं निर्देशक चिन्ह। अगला होता है कोष्टक चिन्ह। किसी मुख्य बात को स्पष्टता देने के लिए, जैसे कई मतलब कोई शब्द कहा और हमें लगता है कि इसको समझ में नहीं आया इसका अर्थ, तो उसी बात को स्पष्ट करने के लिए हमने उसी के साथ उसके समान अर्थ वाला एक दूसरा शब्द लिख दिया। तो समान अर्थ वाले 2 शब्द एक साथ नहीं लिखे जाते हैं, तो एक को हमने कोष्टक में काट दिया। जैसे आपकी सामर्थ्य अधिक है, आपकी सामर्थ्य मतलब हमें ऐसा लगता है कि अगले को सामर्थ्य समझ में नहीं आएगा, तो सामर्थ्य को शक्ति भी कहते हैं। तो सामर्थ्य और शक्ति एक साथ तो नहीं लिखेंगे, तो एक को हमने कोष्टक के अंदर लिख दिया, तो ये कोष्टक चिन्ह होता है। अगला होता है हंस पद, या इसको त्रुटि पद भी कहते हैं। त्रुटि माने छूट गया हो, जो हंस पद या त्रुटि पद कहा जाता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चनों में हंस पद ही लिखा जाएगा, क्योंकि त्रुटि पद अगर लिखेंगे तो फट से दूसरे के आपकी पहचान में आ जाएगा कि त्रुटि पद किसको कहते हैं, तो हंस पद ही लिखा जाता है। जैसे छूटे हुए शब्दों को, जो शब्द लिखते हम तो कोई चीज़ लिख रहे हैं और कोई बीच में मिस हो गया, मतलब कुछ छूट गया है, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिख दिया, तो त्रुटि पद जो चिन्ह, ये चिन्ह बनाया जाता है ऐसा वाला, तो इसके ऊपर तब वो छूटा हुआ शब्द लिखा जाता है। जैसे वोट देना कर्तव्य है लिखा था, तो मैं हमारा लिखना जैसे भूल गई, तो मैंने ये त्रुटि पर चिन्ह लगाया और इसके ऊपर हमारा लिख दिया, तो वोट देना हमारा कर्तव्य है। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। अगला होता है रेखांकन। रेखांकन होता है महत्वपूर्ण पद शब्द वाक्य को दर्शाने के लिए। जैसे कोई हम वाक्य लिख रहे हैं, पूरा वाक्य लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा गोदान प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कृति थी, लेकिन गोदान को हमने अंडरलाइन कर दिया, जैसे बोलते हैं ना अंडरलाइन करो, तो हमने इसको बोलते हैं रेखांकन। हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, रेखांकन बोलते हैं। गोदान प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कृति है, किसी शब्द को उसकी महत्व उसका समझाने के लिए, दिखाने के लिए कि विशेष दूसरा दिख जाए, रेखांकन किया जाता है। अगला होता है तुल्यता। तुल्यता माने समानता दर्शाने के लिए, तुल्यता को समानता भी बोलते हैं। अर्थ बताने के लिए, जैसे अर्थ किसी का अर्थ, उसमें समानता बताने के लिए, जैसे सामर्थ्य का अर्थ शक्ति होता है, सामर्थ्य माने शक्ति, तो ये बीच में जो इसका अर्थ, शब्दों का अर्थ, जैसे शब्द अर्थ लिखते हैं ना, तो शब्दों का अर्थ बताने के लिए ये तुल्यता शब्द ये लिखे जाते हैं। अगला होता है लाघव। लाघव का मतलब होता है संक्षिप्त, किसी चीज़ को छोटा संक्षिप्त करने के लिए। जैसे हमने लिखा प्रश्न लिखने के लिए हमने पूरा प्रश्न नहीं लिखा, बल्कि हमने इसकी जगह से प्रो कर दिया और बिंदा रख दिया, तो इसका मतलब होता है प्रश्न। और उत्तर लिखने के लिए हमने उत्तर पूरा नहीं लिखा, ऊ लिखा और उसके पीछे से ये बिंदा लगा दिया, लाघव चिन्ह लगा दिया, तो हमने समझ लिया ये क्या है, उत्तर।
कई जगह लिखा होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित पूरा नहीं लिख करके हम क्या लिख दें उसको, पंडित को के ऊपर ये लाघव चिन्ह लगा दिया और तो हम समझ जाते हैं इसका मतलब होता है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बिंदा नहीं है बल्कि इसको चिन्ह बोलते हैं, लाघव चिन्ह जो ऊपर से बिंदा लगाया जाता है। अगला होता है लोप चिन्ह। लोप माने जो छूट गया है, लोप का मतलब होता है जो छूट गया है, इसको जो जानबूझ के छोड़ दिया जाता है। छूटने का मतलब तो ये हंस पद में ऊपर लिखा जाता है, लेकिन जो जानबूझ के छोड़ दिया जाता है, जैसे जब वाक्य में कुछ अंश को छोड़ दिया जाता है, जैसे कोई शब्द होते हैं ना, कोई अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, तो टीवी में भी देखा होगा आपने, कई बार न्यूज़ में आता है कि उसने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तो पूरा नहीं दिखाते हैं, उसके जगह पे डॉट डॉट ऐसे ऐसे चिन्ह बनाए जाते हैं कि इसका मतलब ऐसी भाषा है कि हम नहीं उसको प्रयोग कर सकते। उसने तो बोल दिया तो हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप समझ जाओ कि कितनी गलत भाषा रही होगी कि वो हम प्रयोग नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। तो उसकी जगह पे ये, जैसे उसने बहुत गलत शब्दों का और गलत शब्दों की जगह हमने ये लोप चिन्ह का प्रयोग कर दिया, तो ये हो जाता है, इसका मतलब वो शब्द हमने जानबूझ के छोड़े हैं, ऐसे छूटे नहीं हमसे, हमने उसका प्रयोग करना उचित न समझा तो हमने उसको छोड़ दिया। अगला होता है दीर्घ उच्चारण। दीर्घ माने लंबा, जिसका लंबा उच्चारण होता है उसको कहते हैं दीर्घ उच्चारण। जैसे हमने राम बोला तो सीधे राम हो गया, लेकिन हमने बोला राम, हाय राम, तो इसका ऐसे ऐसे प्रयोग होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लंबा खींचना, श्याम, तो ऐसे ऐसे का प्रयोग किया जाता है, तो इसको बोलते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अगला होता है विवरण चिन्ह। विवरण वाक्यांश को निर्देश देने के लिए, ये भी एक प्रकार का निर्देशक चिन्ह ही होता है। इसको विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में यही अंतर है। निर्देश तो एक डंडी होती है और विवरण चिन्ह में ये दो बिंदु भी लगे होते हैं। इसका मतलब भी यही होता है, राम ने कहा मैं पिता के वचनों का पालन करूँगा, मतलब उसके वचनों को उसको निर्देश देने के लिए कि क्या कहा उसने, तो निर्देशक और निर्देशक चिन्ह और विवरण चिन्ह वैसे ऐसे ही होते हैं। निर्देशक चिन्ह को कई बार हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बार एक डंडी भी लिख सकते हैं। ये विवरण चिन्ह वाक्यांश को निर्देश देने के लिए निर्देशक चिन्ह जैसा ही होता है। निर्देशक चिन्ह ऐसे भी बनते हैं, ऐसे भी बनते हैं, और इसको विवरण चिन्ह भी कहते हैं। अगला होता है समाप्ति चिन्ह। लेख, किसी लेख को पुस्तक की समाप्ति पे, जब हम कोई पुस्तक किसी वाक्यांश या किसी पैराग्राफ को समाप्त करते हैं तो नीचे से ऐसा चिन्ह बनाया जाता है, ये एक बिंदा रखा और ऐसे ऐसे उसको सजाने के लिए, मतलब लास्ट समाप्ति के लिए कि अब यहाँ क्लोज हो गया है, अब आगे नहीं। जैसे मैंने लिखा है यह विराम चिन्ह वाला पाठ मैं अब यही समाप्त करती हूँ, तो ये इसका मतलब अब इससे आगे नहीं है, यहाँ समाप्ति हो गई है। तो कई ऐसे चिन्ह बना लेते हैं, कई ऐसे बना लेते हैं, या कहीं ऐसे बना लेते हैं, इसको कहते हैं समाप्ति चिन्ह। आई होप दोस्तों मेरे ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए कहना, और ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाती रहूँ। और जो मेरे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना, और मैं शॉर्ट वीडियो भी डालती रहती हूँ, आप ज़रूर देखना और लाइक करना। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।